वेलकम बैक क्लास। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में टेस्ट ऑन सीमेंट पढ़ाना था। ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ आज मैं, ताकि थोड़ा ज़्यादा कवर कंटेंट करना है मुझे। टेस्ट ऑन सीमेंट्स में आज देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम। ठीक है, तो टेस्ट ऑन सीमेंट में सबसे पहले देखो, दो तरह का टेस्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड टेस्टिंग और दूसरा होगा लेबोरेटरी टेस्टिंग। ठीक है, फील्ड टेस्टिंग मतलब व्हेन यू आर ऑन जस्ट साइट और आपको चेक करना हो कि सीमेंट कैसा है, किस क्वालिटी का है। तो जो फील्ड पे किए गए टेस्ट हैं उसको फील्ड टेस्ट कहते हैं। फील्ड टेस्ट में तुम्हारा कलर टेस्ट आएगा, फ्लोट टेस्ट आएगा, टेक्सचर टेस्ट आएगा, ठीक है, लंप्स टेस्ट आएंगे। ये तुम्हारे फील्ड टेस्ट होते हैं। और लेबोरेटरी में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकालते हैं, फाइननेस टेस्ट निकालेंगे, फिर तुम्हारा सेटिंग टाइम टेस्ट निकालेंगे, जितने भी टेस्ट हैं जो लेबोरेटरी में किए गए टेस्ट हैं। तो सबसे पहले फील्ड टेस्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपन द बैग। सबसे पहला जो है ये लंप टेस्ट है। लंप्स मतलब क्या है? मिट्टी के ढेले बन जाना। मतलब मॉइस्चर कंटेंट जब सीमेंट के बैग्स जो हैं जब पुराने हो जाते हैं या आसपास उनके मॉइस्चर हो जाता है, तो वो मॉइस्चर सीमेंट के बैग के थ्रू सीमेंट ले लेता है और वो एक काइंड ऑफ इमेच्योर रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से वो प्री मेच्योर लंप्स बन जाते हैं। और तुम्हें पता है, एक बार अगर सीमेंट सेट हो गया तो उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, क्योंकि वापस से वो रिएक्शन नहीं करेगा। एक बार सीमेंट हार्डेंड हो गया रिएक्शन करके, तो वापस से उसके बाद वो पानी और एयर के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। तो हमें ये देखना होता है कि जो साइट पे जो भी सीमेंट के बैग हों उसको दबा करके देखेंगे सीमेंट के बैग को ऊपर से ही, कि वो कम्प्लीटली पाउडर्ड फॉर्म में हमें दिखे, उसमें कहीं पे भी ढेले या लंप्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो इस टेस्ट को जनरली लैंग्वेज में बोलते हैं लंप्स टेस्ट। तो देखो लिखा हुआ है ओपन द बैग एंड टेक ए गुड लुक एट द सीमेंट, देन इट शुड नॉट कंटेन एनी विजिबल लैम्प। जरूरी नहीं है कि तुम बैग को खोलो, बैग के ऊपर से ही तुम अगर बैग को दबा करके देखोगे तो जब वो सीमेंट कंप्लीटली पाउडर्ड फॉर्म में होगा तो वो सीमेंट वहां पे दब जाएगा। तुम्हें ऊपर से ही टच करके पता लग जाएगा कि अंदर ये सीमेंट हार्ड हो गया है या उसमें लंप्स बनने स्टार्ट हो गए हैं या नहीं। तो द सीमेंट शुड बी लंप्स फ्री। ठीक। सेकंड है कलर ऑफ टेस्ट, जिसको कलर टेस्ट बोलते हैं। तो सीमेंट जो है हमारा वो स्लाइटली ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए। ठीक है, कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रीनिश ग्रे। इस तरह से हम उसका कलर चेक कर सकते हैं। फिर हम सीमेंट के बैग में या सीमेंट के हीप में कहीं पर भी सीमेंट के बैग में अपना पूरा हाथ डाल करके देखेंगे तो हमें उंगलियों के बीच में हमें ठंडक फील होनी चाहिए, कूल इफेक्ट आना चाहिए। शुड गेट कूल फीलिंग व्हेन थ्रस्टेड। मतलब सीमेंट का पूरा हीप है, अगर उसमें हाथ हम अपना हाथ इंसर्ट करें तो वी शुड फील कूल बिटवीन द फिंगर्स। तो टच टेस्ट इसको बोलते हैं। देन व्हेन वी टच द सीमेंट इट शुड गिव ए स्मूथ एंड नॉट ए ग्रिटी फीलिंग। मतलब सीमेंट को जब हम हाथ में लेके देखें तो वो काफी स्मूथ होना चाहिए, उंगलियों के बीच में ठंडा लगना चाहिए। ग्रिट्स मतलब उसमें कंकड़ जैसे छोटे छोटे ढेले जैसे लंप जैसे स्ट्रक्चर नहीं आने चाहिए। अगर उसमें लंप्स आने लगे हैं तो इसका मतलब वो सीमेंट काफी दिन से रखा हुआ है, या फिर वो मॉइस्चर कंटेंट उसको कहीं ना कहीं से पानी मिल गया है, मॉइस्चर कंटेंट मिल गया है और वो सीमेंट अब डिके होने लगा है, यानी वो खराब होने लगा है। ठीक है। फिर सबसे ज्यादा जो सीमेंट का टेस्ट करके देखते हैं साइट पे वो है, उसको बोलते हैं फ्लोट टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक मुट्ठी सीमेंट को लेते हैं, बाल्टी भर पानी भर के रखते हैं और बाल्टी भर पानी में वो सीमेंट को फेंक करके मारते हैं। मतलब फेंकते हैं तो सीमेंट जो है वो मुट्ठी भर वो इमीडिएटली डूबना नहीं चाहिए, वो डूबने से पहले वो फ्लोट करे। देखो अगर कोई भी फाइन मटेरियल है तो वो क्या है, डूबने से पहले वो सरफेस पे फ्लोट करेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। जैसे कि अगर तुम पाउडर की बात करो, पाउडर, बोरिक पाउडर या तुम्हारा टेल्कम पाउडर जो कि तुम यूज करते हो, वो पाउडर काफी फाइन मटेरियल है, महीन पिसा हुआ है, फाइन पिसा हुआ है। तो वो जो है इमीडिएटली सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को की वजह से पहले सरफेस पे थोड़ा देर के लिए फ्लोट करेगा, उसके बाद डूबेगा। तो सीमेंट को भी हमें एक अच्छे कंटेंट पे फाइनली पीसना होता है, तो सीमेंट को भी इमीडिएटली नहीं डूबना चाहिए।
अगर वो सीमेंट इमीडिएटली डूब रहा है, इसका मतलब या तो वो सीमेंट फाइन, जितने फाइननेस पे वो पिसा होना चाहिए था उतना फाइननेस वैल्यू नहीं है, या फिर वो सीमेंट में छोटे 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 लम्प्स बन गए हैं, जिसकी वजह से अब वो जो फाइन पार्टिकल्स है वो उससे कोर्स पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो सीमेंट जो है इमीडिएटली डूब जा रहा है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, व्हेन वी थ्रो द सीमेंट ऑन अ बकेट फुल ऑफ वाटर बिफोर इट सिंक्स द पार्टिकल्स शुड फ्लो। ठीक है, किसी किसी बुक में ये गलती से नॉट फ्लो लिखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सही यही है कि उसको सरफेस पे तैरना चाहिए। इसकी एक इमेज भी हम देख लेंगे ताकि तुम्हें मोर क्लियर हो सके। मैंने बताया था कि फाइननेस वैल्यू जो है, ये सब देखो, ये जो जो भी फील्ड के टेस्ट है, फील्ड के टेस्ट मतलब ये फील्ड पे जब भी तुम गए हो तो तुम्हें इमीडिएटली चेक करना है कि भाई वहां पे पड़ा हुआ सीमेंट अच्छा है या बेकार है। तो जैसे यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, ये बकेट ऑफ वाटर है, इसमें सीमेंट थ्रो करा गया है, तो देखो सरफेस पे ये सीमेंट तैरता हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है। इट इज रिटन ओवर देयर फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट। तो देखो यहाँ पर भी एक इमेज हमको मिल गई है। 8 मेथड्स टू फील्ड टेस्ट, लंप टेस्ट तुमने देख लिया, कलर टेस्ट, रबिंग टेस्ट, स्मेल टेस्ट, टेम्परेचर टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट टेस्ट। देखो इसमें जनरली स्ट्रेंथ की बात अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट है। फील्ड टेस्ट में जो मैक्सिमम टेस्ट है वो हमने कवर कर दिए। उसके अलग अलग उसने बस नाम कर दिए हैं कि रबिंग टेस्ट मतलब उंगलियों के बीच में से तुम छू कर देखो तो वो स्मूथ होना चाहिए, उसको रबिंग टेस्ट का नाम दे दिया है उसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए फील्ड टेस्ट। देन तुम्हारा लिखा हुआ है व्हेन वी मेक अ स्टिफ, हाँ ये तुम्हारा स्ट्रेंथ टेस्ट है। जनरली ये बहुत कम करते हैं क्योंकि हम जब भी मोर बिलीव ऑन अ लैब टेस्ट फॉर द स्ट्रेंथ कैटेगरी। ठीक है, पर बट फिर भी व्हेन वी मेक अ स्टिफ पेस्ट ऑफ सीमेंट एंड कट इट विथ अ शार्प एज एंड केप्ट ऑन ए ग्लास प्लेट अंडर द वाटर, देयर वॉन्ट बी एनी disturbance to the shape and should get स्ट्रेंथ आफ्टर 24 आवर्स। मतलब सीमेंट और पानी का एक पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बनाने के बाद अगर तुमने किसी शार्प एज से उसको काटा, थोड़ी देर तक उसको सेट होने दिया और उसको वापस से पानी में डालकर छोड़ दिया, तो उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इससे एक फास्ट मेथड है ये तुम्हारा स्ट्रेंथ का। तो फील्ड टेस्ट समझ में आ गया। कौन कौन से टेस्ट है तुम्हारा? कलर टेस्ट है, कौन सा कलर का होना चाहिए? ग्रीनिश ग्रे कलर का होना चाहिए। टेम्परेचर टेस्ट की बात करें तो जब हम अपनी उंगलियों को, जब अपने हाथ को सीमेंट हीप या सीमेंट बैग में डाल रहे हैं तो उंगलियों के बीच में ठंडक फील होनी चाहिए, शुड गेट कूल फीलिंग। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर टेस्ट। ठीक है, जब तुम उसको सीमेंट को हाथ में लेकर के टच कर रहे हो तो ग्रिटी नहीं फीलिंग होना चाहिए बल्कि स्मूथ फील होना चाहिए, तो ये तुम्हारा हो गया रबिंग टेस्ट। लंप्स फ्री होना चाहिए। और जब तुमने फ्लोट टेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है कि अगर एक मुट्ठी सीमेंट को तुमने बकेट ऑफ वाटर में भरे हुए बाल्टी के पानी में तुमने फेंक करके मारा, तो वो इमीडिएटली डूबना नहीं चाहिए। थोड़ा पहले पार्टिकल शुड फ्लो बिफोर इट सिंक्स। ठीक है, डूबने से पहले वो पहले फ्लो करे, उसके बाद वो डूबे। इमीडिएटली उसको डूबना नहीं है। तो ये सब तुम्हारे क्या थे? फील्ड टेस्ट थे। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट की। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे यहाँ पे मेंशन है फाइननेस टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इनके अलावा भी टेस्ट होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। देखो हालांकि जब भी हम सीमेंट और कंक्रीट की बात करते हैं तो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द कंप्रेसिव टेस्ट। क्यों? क्योंकि सीमेंट या कंक्रीट से हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है, ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट बार। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट का जीरो है, कम होता है। इन कंपैरिजन टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होती है। अगर एक जनरली बात करें तो 10 से 12%, 10 से 15% होता है ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हमको किसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में 30 MPa का अगर हमको स्ट्रेंथ मिल रही है किसी क्यूब से,
तो अगर हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो हमें 3 से 4.5 MPa यानी मेगा पास्कल जो है हमें, या न्यूटन पर एम स्क्वायर जो है वो स्ट्रेंथ मिलेगी उसी सेम क्यूब से लगभग। तो 10 से 15% ही स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इट सेम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी क्यूब्स की या सीमेंट की। टेंसाइल के अलावा फाइननेस, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, सेटिंग, साउंडनेस, कंप्रेसिव और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होता। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो टेस्ट जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे सब्जेक्ट्स जो हैं क्लियर होंगे, उतना ज़्यादा तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद से ही पता लगेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं फाइननेस टेस्ट की। तो फाइननेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट, मैंने 3 नाम बताए थे। सबसे पहला तुमने जो कि जनरली सबने पढ़ रखा है उसका नाम है सीव नंबर 9 यानी कि सीव टेस्ट। सिंपल एक छन्नी से छान देना, दैट इज योर सीव टेस्ट। दूसरे की जो मैंने बात करी थी फाइननेस की, जो कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कहते हैं, उसका नाम है ब्लेन परमेबिलिटी टेस्ट। ब्लेन प्लेन परमेबिलिटी। और तीसरा है वागनर, WAG। ये 3 टेस्ट होते हैं फाइननेस के, ठीक है। फिर बात करेंगे हम साउंडनेस की। तो साउंडनेस में भी हमारे पास 2 टेस्ट हैं। पहला है जो कि इसमें लिखा होगा ली चेट्रियस, पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, आगे पढ़ लेंगे। और दूसरा है ऑटोक्लेव। यानी अगर अब हम बात करें तो सीमेंट पे हम कितने टेस्ट पढ़ने वाले हैं, तो फाइननेस के 3 टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 1 टेस्ट यानी 4, सेटिंग टाइम का 1 टेस्ट 5, साउंडनेस के 2, ली चेट्रियस अपरेटस और ऑटोक्लेव यानी 7, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट का 1 टेस्ट यानी 8, कितने हुए 3, एक 4, एक 5, 2 7, एक 8, फिर टेंसाइल का 1, 9 और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी हम मिनिमम 10 टेस्ट अब पढ़ेंगे सीमेंट पे, ठीक है। 10 टेस्ट पढ़ने वाले हैं हम सीमेंट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फाइननेस टेस्ट हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट और सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक। ये दोनों के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है ये पिछले क्लास में बता चुका हूँ, वाइकेट या विकाट ऑपरेटर, ठीक। एक चीज मैंने और बताया था कि जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो एक चीज तुम्हें जो है वो याद कर लेनी है बिल्कुल ध्यान से, कि सेटिंग टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 0.85 पी, ये चीज जरूर याद रखनी है। और जब साउंडनेस की बात करेंगे तो 0.78 पी, ये क्या चीज है अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल याद जरूर कर लेना है। और कंप्रेसिव की बात करेंगे तो P/4+3, और टेंसाइल में भी P/5+2.5। ये चीजें कैसे याद करेंगे अभी देखते हैं। फिलहाल अभी हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट जो कि वाइकेट ऑपरेटर्स से निकालते हैं। देखो अगर आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करें तो फाइननेस टेस्ट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि फाइननेस से ये डिफाइन होगा कि सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है, सीमेंट कितना महीन है। सीमेंट जितना ज़्यादा महीन होगा उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा और वो उतनी जल्दी सेट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं तुमको बताया था कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और नॉर्मल सीमेंट में क्या डिफरेंस था,
तो रैपिड हार्डनिंग को और ज़्यादा महीन पीसा गया था, तो वो ऑर्डिनरी सीमेंट से रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन गया था। वो जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करेगा क्योंकि उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जल्दी जगह पे ज़्यादा कवर करेगा, ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, तो जल्दी सेट होगा। तो इसीलिए हमें फाइननेस टेस्ट करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा तुमने सीमेंट को, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जितना मोटा सीमेंट को पीस रहा है, वो उतना ही खराब सीमेंट बना रहा है। तो अगर हमारे फील्ड पर हमारे पास सीमेंट आया हुआ है और हम उसकी फाइननेस वैल्यू को नहीं चेक करेंगे, तो हमें, क्योंकि देखो एज अ स्टैंडर्ड, मान लो कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हमें अपने डीपीआर के हिसाब से अगर ये लिखा है कि हमें यहाँ पे 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट को यूज करना है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 33 ग्रेड कहने का मतलब कि 33 ग्रेड में जो जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करी जा रही है वो सारी क्वालिटी उसमें हो। ऐसा ना हो कि उसी बोरे पे तो 33 ग्रेड लिखा हुआ है उसके बैग पर, लेकिन जब अगर एक्चुअली में हम जब टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो भी हमें स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जैसा इमेजिनेशन हम कर रहे हैं, जो उसका रिक्वायरमेंट है, वो हमको ना मिले। तो इसीलिए जो है हमें वहाँ पे फाइननेस टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात करें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये क्यों करते हैं? ये एग्जैक्टली में कंसिस्टेंसी का मैंने बताया था, मतलब कि कितना प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिला दिया जाए कि वो एक अच्छा वाटर सीमेंट पेस्ट बन सके। ना ही ज़्यादा पानी, ना ही कम पानी, एग्जैक्ट कितना पानी मिलाएं सीमेंट में कि वो एक अच्छा वाटर सीमेंट पेस्ट बना सके। इसके लिए हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, जो कि विकाट ऑपरेटस से करते हैं। सेटिंग टाइम क्यों करना हमें ज़रूरी है कि देखो हर जगह में कंस्ट्रक्शन टाइम अलग अलग लग रहा है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी नदी का पिलर बना रहे हैं तो वहां पे हमको जल्दी सेट करना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जबकि अगर हम बात करें कि अगर हम मैनुअली सीढ़ी से या किसी ट्रॉली के थ्रू 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और हमारा मोर्टार यानी जो मिक्सर है वो जमीन में ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है और नीचे से ऊपर तक ले करके जाना है उस मिक्स को, तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि जैसा हमारा वर्क कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उस हिसाब से हमें अलग अलग सेटिंग टाइम्स के सीमेंट चाहिए। तो हमारे पास जो सीमेंट आया है आखिर उसका कितना सेटिंग टाइम है, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं और इसके लिए भी कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं? वाइकेट या विकाट ऑपरेटर्स। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस मैंने बताया था कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स वॉल्यूम चेंज इज एक्चुअली नोन एज द साउंडनेस। कि जैसे मैं बात करूं कि एक पत्थर है, पत्थर को अगर हम पानी में डालें तो और 24 घंटे बाद पत्थर को पानी से निकालें, अगर वो इग्नियस रॉक्स है, तो वो उसका वॉल्यूम में हो सकता है बहुत ही माइनर चेंज हो, वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जितना बड़ा हमने पत्थर डाला था 24 घंटे बाद भी उतना ही बड़ा पत्थर पानी से निकलेगा, उसका वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, हो सकता है ना के बराबर हो। लेकिन अगर हम इसी पत्थर के बजाय वो मिट्टी का एक लंप डालें उसी पानी में और 24 घंटे के लिए छोड़ें, तो वो क्या है, वो लंप जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा, यानी उसने क्या है अपना वॉल्यूम चेंज कर लिया। तो सीमेंट के केस में भी जब हम सीमेंट के क्यूब्स बनाते हैं या सीमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन तो नहीं हो रहा है, और अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, वो विद इन द लिमिट्स है या विद इन द लिमिट्स नहीं है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हमने जो सीमेंट बनाया है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना से, उन सब का आपस में रेशियो में गड़बड़ कर रखा है, या ज़्यादा लाइम कर दिया है, ज़्यादा सल्फर कर दिया है, तो इनकी वजह से क्या है, जब वो सीमेंट सेट होता है तो उसके वॉल्यूम में ज़्यादा एक्सपेंशन हो सकता है, जिसको हमें देखना पड़ता है कि ये एक्सपेंशन अलाउेबल लिमिट के अंदर ही हो। नहीं तो क्या होगा, आप दीवारें बनाएंगे और दीवारों में अलग अलग तरह के डिफेक्ट्स, जैसे फफोले पड़ जाना, ब्लिस्टरिंग डिफेक्ट्स, उसका अनइवननेस सरफेस हो जाना, ये इफेक्ट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो हमें जब साइट पे जो सीमेंट आएगा हमें उसमें साउंडनेस भी चेक करना पड़ेगा। और साउंडनेस के लिए हमारे पास दो मशीन है, पहला है ली चैटरियस और ऑटोक्लेव। आखिर दो मशीनें क्यों हैं? क्योंकि ली चैटरियस जो है वो साउंडनेस ड्यू टू लाइम, जो चूने की वजह से होने वाला अनसाउंडनेस है, वो ली चैटरियस से निकाला जा सकता है। लेकिन ऑटोक्लेव से लाइम और मैग्नीशियम, ये दोनों, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो उसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन आता है,
वो ऑटोक्लेव से निकाला जा सकता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि सल्फर, सल्फर की वजह से भी एक्सपेंशन आता है और उसकी वजह से भी ये साउंडनेस डिफेक्ट आता है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड या इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम सल्फर से होने वाले एक्सपेंशन या अनसाउंडनेस को मेजर कर सकें। तो यानी अगर तुम कहो तो ये एक तरह का लिटरेचर गैप है जिस पर अभी काम होना बाकी है, जिस पर तुम आगे रिसर्च कर सकते हो कि सल्फर से होने वाले अनसाउंडनेस या साउंडनेस ऑफ सीमेंट को किस मशीन से मेजर करें, कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर बात करें कंप्रेसिव टेस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि आखिर जो उसका मेन फंडामेंटल रोल है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देना, वो कितना कंप्रेसिव दे रहा है अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग 28 डेज पे उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अंतर तुम्हें बता दिया था कि दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, 2-3 मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्प्लिट स्प्लिट टेंसाइल मशीन वाला डिस्कस करेंगे जिसमें ब्रिकेट्स होते हैं, और लीच स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम यूज करेंगे लीच एट्रियस फ्लास्क। देखो यहाँ पे साउंडनेस के लिए लीच एट्रियस अपरेटस है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए सेम है, लेकिन लीच एट्रियस फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, जो कि तुमने शायद बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, वहां से स्टार्ट करते हैं। Standard consistency test. The standard consistency of a cement paste is defined as that consistency which will permit a Vickert plunger having a 10 mm diameter and a 50 mm length to penetrate to a depth of 33 to 35 mm from the top of the mold. देखो इसमें बहुत ही स्पेसिफिक एक पैराग्राफ में लिखा गया है, इसमें पूरा मैनुअल पीपीटी में नहीं दिखाया जा सकता। विकार्ट ऑपरेटर्स कैसा दिखता है ये पिछली बार भी मैंने तुम्हें पीपीटीज में और गूगल में इमेज में जाके दिखाया था। सिर्फ तुम्हें अभी फिलहाल मेन फंडामेंटल क्या है कि देखो मोल्ड का जो साइज होता है, उसमें मोल्ड का जो यानी कि कटोरी है, मोल्ड है, उसकी जो डेप्थ होती है वो कितना होता है, वो डेप्थ होता है 40 mm। ठीक है, और जो हमारा नीडल का जो प्लंजर लगाएंगे, देखो जब बिल्कुल महीन सी सुई होती है ना तो तब तो उसको निडल बोलते हैं, और जब मोटी निडल हो जाती है तो उसी मोटी निडल को प्लंजर बोलते हैं। ठीक है, तो जब कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं तो देखो सेम ऑपरेटस है विकार्ट ऑपरेटस, इसी से कंसिस्टेंसी भी निकालनी है, इसी से सर्टेन टाइम भी निकालना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर का फर्क है और निडल के साइज का अंतर है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या करते हैं हम, 10 mm, ये बिल्कुल याद रखना है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, हर स्टेट पीएसयू के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीजें बिल्कुल तुम्हें याद रखनी है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में क्या करना है, अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो प्रोसीजर में सबसे पहले आप सीमेंट लेंगे, सीमेंट में कुछ रैंडमली स्टार्ट कर देंगे पानी मिलाना, वो भी मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 23% से। 23% ये डिजिट मैंने क्यों बताई, ये पिछली बार भी बताया था। 23% ही क्यों, क्योंकि 15% तो सीमेंट को चाहिए एग्जैक्टली सीमेंट को पानी रिएक्शन करने के लिए, 8% पानी चाहिए वॉइड्स भरने के लिए। ठीक है, तो ये 15, 8, 23 होता है, तो 23% से स्टार्ट करते हैं। यानी अगर तुमने 400 ग्राम सीमेंट लिया या 500 ग्राम सीमेंट लिया तो 500 ग्राम का 23% पहले एमएल में पानी ले लोगे। 500 ग्राम या 400 ग्राम का 23% कितना हुआ, मान लो 400 ग्राम लेते हैं तो 400 ग्राम का 23% हुआ 40, 40, 80, 80, 92 ml। यानी 92 ml ऑफ वाटर सबसे पहले उस 400 ग्राम के पेस्ट में मिलाएंगे, ये पूरा टेस्ट करेंगे, नहीं हमारा एडिकेट आया तो वो पानी की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। तो ये देखो करना क्या होता है, सबसे पहले तुमने सीमेंट का पाउडर ले लिया, एक गूगल इमेज भी देख लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो। देखो मेरे ये सब ऐसे
लेक्चर लेने से हो सकता है तुम्हें ना समझ में आए, लेकिन एक यूट्यूब का वीडियो जब तुम देख लोगे तो तुम्हें क्लियरली समझ में आने लगेगा। वो देखना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सबसे पहले क्या किया तुमने, सीमेंट लिया। मान लो तुमने 400 ग्राम या 500 ग्राम मान लो तुमने सीमेंट लिया। 500 ग्राम में सबसे पहले तुम क्या करोगे, 500 ग्राम का 23%, कितना हुआ तुम्हारा 100 ml, और तुम्हारा 5 5 5 15, 115 ml। तो 23%, देखो 500 ग्राम का 23% कितना हुआ, एक बीकर ले लोगे जिसमें मेजरिंग वो बना होता है, लाइनें बनी होती हैं, तो 115 120 ml के करीब में जो पानी है, तुम उतना पानी लेकर के सीमेंट और पानी को का अच्छे से पेस्ट बनाओगे, ट्रॉवेल के थ्रू, करनी के थ्रू लेके अच्छे से मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद तुम क्या करोगे, ये जो जैसे मान लो तुम्हारा तुमने ऐसा मिक्स कर लिया, ठीक है। सीमेंट और पानी को अच्छे से जब मिक्स कर लोगे, तो मिक्स करने के बाद जो तुम्हारा मोल्ड है, ये जो तुम्हारा वाइकेट प्लंजर का मोल्ड है, उस मोल्ड को तुम पूरा मुंह तक, सरफेस तक भर के बिल्कुल स्मूथ कर लोगे, ठीक है। स्मूथ करने के बाद जो तुम्हारा निडल का साइज है, क्या था निडल का साइज, 10 mm का प्लंजर, ठीक है। 10 mm का प्लंजर इसके सरफेस से बिल्कुल यहाँ पर टच कराओगे, टच करा करके छोड़ दोगे, और यहाँ पर एक बटन होगा जिसकी जिसकी वजह से देखो ये ऊपर जो वेट की असेंबली लगी हुई है, यहाँ पर, यहाँ पे मैं एरो चला रहा हूँ, ये 100 ग्राम की वेट की असेंबली लगी हुई है, ठीक है। 100 ग्राम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, देखना पड़ेगा, 1 सेकेंड। चलो ठीक है, वेट की असेंबली एग्जैक्टली 100 ग्राम है या 150 ग्राम, ये मुझे याद नहीं। फिलहाल मेन जो तुम्हें चीज दिखानी है वो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस वेट की वजह से जब तुम यहाँ पे बटन दबाओगे, तो ये इस वेट की वजह से ये जो तुम्हारा 10 mm का प्लंजर है, वो नीचे पेनेट्रेट करेगा। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है कि हम जो ये सीमेंट और पानी को अपने करनी से जब मिक्स कर रहे हैं, तो ये मिक्सिंग का टाइम हमारा 2 से 3 मिनट का होना चाहिए मैक्सिमम। और जिस इंस्टेंट पर हमने पानी, अच्छा चलो वो तो सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो तुम्हें क्या 2 से 3 मिनट में हमें जल्दी जल्दी ट्रॉवल से सीमेंट और पानी को मिला देना है, और इस मोल्ड में भर देना है, और सरफेस को उसी ट्रॉवल से या स्पैचुला से बिल्कुल स्मूथ कर देंगे, चाकू से मतलब स्मूथ कर देंगे। अब जब हमने ये पेनिट्रेट कराया इसको, तो कह और इसका डेप्थ कितनी है, ये जो कटोरी है जो मोल्ड है, इसकी डेप्थ मैंने कितना बताया, इसकी डेप्थ है यहाँ से 40 mm। तो ये कह रहा है कि ऊपर से, यानी ऊपर से यहाँ पे ये जो स्केल बना हुआ है, ये 30 से 35 mm, यानी 33 से 35 mm के अराउंड में पेनिट्रेट होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि वो कितना नीचे की पेंदी से लड़ने से कितना ऊपर रह गया, 5 से 7 mm ऊपर रहे सिर्फ, अगर इतना पेनेट्रेट कर जा रहा है, तब तो तुम्हारा जो तुमने पानी मिलाया है सीमेंट में, वो बिल्कुल सही एडिकेट मिलाया है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो तुमने 23% से स्टार्ट किया पहले ट्रायल में, और जब तुमने ये निडल कराया तो सिर्फ 10 15 mm ही अंदर सुई पेनिट्रेट करा, वो प्लंजर हमारा पेनिट्रेट करा, 10 15 mm ही अंदर पेनिट्रेट करा। इसका कहने का मतलब क्या है, कि जो हमने सीमेंट और पानी का पेस्ट बनाया है, वो ज़्यादा सूखा है, एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर उसको नहीं मिला है। तो तुम क्या है फिर परसेंट में वाटर को बढ़ा दोगे, 23% है तो 24%, 1% बढ़ा दोगे या 2% बढ़ा दोगे, फिर यही सेम प्रोसीजर करोगे और फिर से ये निडल पेनिट्रेट कराओगे। तो ये करते रहोगे, जब तुम्हारा जिस परसेंट पर एग्जैक्टली मान लो तुम्हारा 32%, 33%, 34%, किसी भी एक रैंडम परसेंट पर तुमने जब उस सीमेंट में, अब वही सेम 500 ग्राम सीमेंट है, इस बार मान लो तुमने सपोज करो 35% पानी मिलाया, और जब तुमने ये प्लंजर को पेनेट्रेट कराया, तो वो ऊपर से 33 से 35 के बीच में पेनेट्रेट कर गया। तो तुम कहोगे कि हाँ, अब बिल्कुल सही वाटर सीमेंट रेशियो आ गया है, यानी इस काइंड ऑफ सीमेंट के लिए जो हमारे साइट पर ये सीमेंट अवेलेबल है, इसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है, ये 34 पे या 35% पर ये एग्जैक्टली इतना पेनिट्रेट करा। तो इसके लिए हम वाटर सीमेंट रेशियो जो एग्जैक्टली है वो है 0.35, ये इसकी कंसिस्टेंसी है।
कि इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीमेंट के लिए 35% ऑफ इसके वेट पर अगर पानी मिलाया जाए तो ये एग्जैक्ट अमाउंट है जिसमें ये एक अच्छा पेस्ट बनाएगा वाटर सीमेंट का। दैट इज नोन एज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ये देखो, ये एक इमेज देख लो कि कैसे यहाँ पर एक ट्रे ले लिया तुमने और सीमेंट का पाउडर और पानी डाल के उसमें मिक्स करा। इसका एक अच्छा यूट्यूब पे वीडियो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग कॉलेजों में किए हुए। ठीक है, तो वो तुमने उसमें करने के बाद ये इस मोल्ड में भरा और प्लंजर को जब फ्री फॉल कराया तो वो ऊपर से इस इमेज में तुम यहाँ देख लो कि ये देखो इस तरह से वो जो स्केल जब सामने से देखोगे ना तो ऐसे रीडिंग लिखी होगी 40 20 30 10। तो जब ये शुरू में 0 पे सेट करा या ऊपर सेट करा तो ये नीचे आएगा। प्लंजर जब नीचे जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये नीचे से सिर्फ 5 से 7 ही रहे। दैट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। ठीक है, इस तरह से देखो हम निकालते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक और देखो, ये जैसे मान लो इसकी टोटल डेप्थ जो है वो 40 की टोटल डेप्थ है, और जब हमने प्लंजर को फॉल कराया तो ये प्लंजर इतना पेनेट्रेट करा है कि इस सरफेस से, नीचे के सरफेस से 5 से 7 ही सिर्फ वो ऊपर है। देखो लिखा हुआ है वाइकेट मोल्ड विथ द सीमेंट पेस्ट। तो ये जो नीडल है तुम्हारा, जो प्लंजर है, प्लंजर का साइज क्या था 10 वो सरफेस से 5 से 7 ऊपर रह जा रहा है। जब इतना रह जाए, अगर मान लो तुमने शुरू में ही 40% या 50% पानी मिला दिया, तो ये क्या करेगा, ये नीडल जाके पूरा, क्योंकि बहुत ही गीला मसाला बना हुआ है, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो चुका है, तो ये नीडल जाके डायरेक्टली बॉटम पे टच कर जाएगा। तो वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं है सीमेंट की। एग्जैक्ट वाटर सीमेंट को कितना चाहिए, इसके लिए हम वाइकेट अपरेटस या विकाट अपरेटस का यूज करते हैं। और ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है ये बहुत ही कंसाइज डिफिनेशन इसने लिख दिया है। ठीक है, कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट की, किसी भी सीमेंट पेस्ट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वो कंसिस्टेंसी होती है जिस पर कि वो वैकेट प्लंजर जो कि 10 का डायमीटर का प्लंजर है उसको 33 से 35 फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड को पेनेट्रेट करने के लिए। देखो यहाँ 50 का जो लिख दिया ना, अच्छा ये देखो, जो हमारा निडल है, जो प्लंजर है, उसकी लेंथ है 50 ठीक, और डाया है 10 ये निडल का साइज है। प्लंजर इज काइंड ऑफ निडल, मोटा निडल को प्लंजर बोलेंगे। 10 का डाया और 50 की लेंथ का जो प्लंजर है वो ऊपर से 33 से 35 फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड अगर पेनेट्रेट कर जाए तो वही पानी जो है, वही सीमेंट पेस्ट है, वो उसका परफेक्टली कंसिस्टेंसी शो करेगा। किस लिए सो यूज करते हैं, यूज टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोसीजर ए सीमेंट पेस्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली अमाउंट निकालना है हमारा कि कितने पानी मिलाने पर एक सीमेंट अच्छा पेस्ट बनाता है वाटर सीमेंट का। दैट इज यू कैन से द कंसिस्टेंसी। कहीं कहीं किताबों में इसको सीपीएनसी भी लिखा होता है। ठीक है, सीमेंट पेस्ट नॉर्मल कंसिस्टेंसी, सीपीएनसी। आगे प्रोसीजर लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट ट्रायल टेक अबाउट 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड वाटर ऑफ R%। यहाँ जो R% है, हम कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, 23% से। क्यों 23% से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया। तो आज हमको कई बार, जैसे ये अगर हम ये टेस्ट करना है तो जरूरी नहीं है कि हमारा फन ट्रायल में आ जाए। हम 500 ग्राम का सीमेंट लेंगे, पानी मिलाएंगे, मान लो 23% से स्टार्ट करते हैं, और ये 500 ग्राम का सीमेंट हमारे साइट पे आकर जो रखा हुआ है उसमें रैंडमली हमने कोई भी एक बैग निकलवा लिया। मान लो हमें ये अपने साइट पर टेस्ट करना है। हर साइट पर एक छोटी लेबोरेटरी भी बनी रहती है, और अगर वो, जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो लेबोरेटरी नहीं बनी है तो वहाँ का जो सीमेंट है या एग्रीगेट है, उन सैंपल्स को हमको नियरेस्ट आईआईटी, एनआईटी या किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे भेजना पड़ता है। तभी हम उसको ओके या वेरीफाइड करते हैं कि हमारे साइट पर जो सीमेंट है या जो एग्रीगेट है वो एज पर द नॉर्म्स आया है या नहीं। नहीं तो जो भी ठेकेदार है भाई, उसने घोल मेल कर दिया, नकली पहुंचा दिया, खराब मटेरियल पहुंचा दिया, तो हम सिर्फ आंखों से देखकर कितना लेवल तक चेक कर पाएंगे। फिर तो हम जिसको सीमेंट समझ करके बिल्डिंग बना रहे हैं, हो सकता है कि उसमें वो रिक्वायरमेंट या जो उसमें
चीज़ें हमें चाहिए सीमेंट से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और जो भी, वो उसमें हो ही ना। तो ये इसलिए टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं कि एक्चुअली वो हमें पता लग सके कि जो रिक्वायरमेंट है हमें उस मटेरियल से वो फिलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। For the first trial, take about 500 gram of cement and the water of R%. Fill in the vaquettes mold within the 3 to 5 minutes. मतलब सपोज करो हमने 500 ग्राम सीमेंट लिया और 23 ग्राम, 500 ग्राम का 23% जो पानी है वो पन मिलाया और करनी से यानी ट्रॉवल से जल्दी जल्दी 3 से 5 मिनट में उसको मिक्स बरी करा, हमारा वाटर सीमेंट का मिक्स बनाया और उसको अपने वाइकेट मोल्ड, जिसकी डेप्थ कितनी है, 40 mm की डेप्थ है, उस कटोरी में हमने भर करके ऊपर से स्मूथनिंग कर ली। आफ्टर फिलिंग शेक द मोल्ड टू एक्सपेल एयर। थोड़ा सा उसको मोल्ड को जो मार्बल पे या जिस पर रखा हुआ है उसको शेक कर लेते हैं अच्छे से, ताकि कि अगर उसमें अंदर बबल्स हो तो वो बबल्स वगैरह निकल जाएं और वो कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट हो जाए। क्योंकि जहां पर भी अगर बबल्स वगैरह आएंगे तो जब निडल बबल को क्रॉस करेगा तब तो वो बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएगा ना। तो बबल्स फ्री होने चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ताकि हमारी रीडिंग गलत ना आए। ए स्टैंडर्ड प्लंजर, जो कि हम अपने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में यूज कर रहे हैं, वो होता है 10 mm का डाया और 50 mm लॉन्ग, इज अटैच्ड एंड ब्रॉड डाउन टू टच द सरफेस ऑफ अ पेस्ट एंड क्विकली रिलीज्ड। ठीक। नोट द रीडिंग अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ प्लंजर। हमें क्या करना है, वो रीडिंग जब तक 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट ना करे एग्जैक्टली, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर उससे ज्यादा हो गया, ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा है मतलब पानी ज्यादा मिला दिया है, अगली बार पानी को वापस से कम करो ट्रायल में। ठीक है। तो जैसे अगर हम 23% से हमने एक ट्रायल लिया, नहीं हुआ, 24% पे फिर से सीमेंट का बनाएंगे, फिर 25% पे, 26, 27 ऐसे करते रहेंगे। मान लो 34, 35 या 38% पे जाकर वो हमें 38% जब हमने पानी मिलाया 15वें या 16वें ट्रायल पे, और उस अमाउंट ऑफ वाटर पे जब सीमेंट के साथ मिक्स किया, तो वो निडल यानी जो प्लंजर है वो ऊपर से 33 से 35 mm फ्रॉम द टॉप जो है वो पेनेट्रेट करा। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ सर। हाँ जी सर। सारिक सर ने कुछ भी नहीं किया? पता नहीं क्यों नहीं किया, कि सारिक सर है वहीं पे? मैं तो ट्रांसपोर्टेशन लैब में हूँ सर, क्लास ले रहा था। मैं बोलता हूँ सारिक सर को, बोलिए उनसे कि वो अभी कर दें 1 घंटे 2 घंटे में। हाँ मैं कह देता हूँ फोन करके। ठीक है सर। हाँ सर। अच्छा 28 केसेस हैं। ठीक। नहीं, लिस्ट तो वही कॉमन वाली लिस्ट है, बस फिल्टर मार दें, ICSC बोर्ड वाले आ जाएंगे। हाँ उसी में से, और कहाँ कोई दूसरी लिस्ट है, वही तो लिस्ट है। नहीं, उसी लिस्ट में से मैंने उनको उसी दिन बोल दिया था कि ICSC बोर्ड का आप कर लीजिए, अदर बोर्ड का मैं कर लेता हूँ, या तो आप अदर बोर्ड कर लीजिए, मैं ICSC कर लेता हूँ। तो इन्होंने बोला कि मैं ICSC कर लेता हूँ, मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने सारे अदर बोर्ड कर लिए। 28 केस है, ठीक है, मैं लेक्चर लेने के बाद आ जाता हूँ, उनकी मदद करा दूंगा। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इंटरप्शन। ठीक है। देन दिस पर्टिकुलर परसेंटेज इज नोन एज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस
सीमेंट पेस्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो इसको पी से डिनोट करते हैं। जितना भी उसकी कंसिस्टेंसी आई उसको एज अ पी डिनोट करेंगे। जैसे सपोज करो कि हमारा 38% ऑफ वाटर से एग्जैक्टली जो हमारा प्लंजर है वो 33 से 35 पेनेट्रेट करता है, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। तो हमारी कंसिस्टेंसी कितनी हो गई, 0.38 पी या फिर 38%। पॉइंट में भी डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे जो मैं तुम्हें बता रहा था कि सेटिंग टाइम में 0.85 पी होता है, साउंडनेस में 0.78 पी होता है, उसका बहुत रोल है। क्योंकि जब भी हम सेटिंग टाइम का टेस्ट करने जाएंगे, साउंडनेस का टेस्ट करने जाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्ट करने जाएंगे, इन सब टेस्ट के पहले हमें फिर से कंसिस्टेंसी टेस्ट करना है। यानी ये जो टेस्ट है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, वो हर बार करना होता है, चाहे कोई दूसरा टेस्ट भी करना हो, वापस से ये टेस्ट भी करना होता है उस काइंड। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक सीमेंट का सैंपल दिया गया हमें लैब में, और हमें बोला गया कि आप इसका सेटिंग टाइम टेस्ट करिए, तो हम सिर्फ सेटिंग टाइम टेस्ट नहीं कर सकते, हमें उसके लिए पहले स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करना होगा। उसके बाद ही हम सेटिंग टाइम टेस्ट उस पर कर पाएंगे, भले ही हमसे सिर्फ और सिर्फ सेटिंग टाइम ही पूछा गया था, बिकॉज बोथ आर द इंटर रिलेटेड। ये देखो जो क्वेश्चन है कि सुटेबल कंडीशन कंडक्टेड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री +-2 डिग्री सेल्सियस एंड कांस्टेंट ह्यूमिडिटी 90%। अभी आजकल इतना डेप्थ में क्वेश्चन आने लगा है, यूपीपीएससी एई के अभी लास्ट ईयर का जो एग्जाम आया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए कांस्टेंट जो ह्यूमिडिटी कंडीशन है वो कितने परसेंट होती है। उसमें ऑप्शन थे 90, 92, 95 ऐसे करके। तो ये तक भी आप पूछने लगे हैं क्वेश्चंस में। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स, अगर तुम्हें ये सब निकालना है तो तुम्हें अच्छे से डेप्थ में पढ़ना होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैंने ये चीज़ पीपीटी में पढ़ाई तो तुम इसका मैनुअल खोल कर भी पढ़ लो, या एक दो यूट्यूब की वीडियो देखना स्टार्ट करो। और सीमेंट और कंक्रीट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है सीमेंट कंक्रीट का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग टाइम की। सेटिंग टाइम टेस्ट में दो टाइम निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। अगर हम जनरली बात करें तो जो तुमको बिल्कुल टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, अगर तुमसे कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ सीमेंट की बात नहीं करी जा रही है तो तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का कितना होता है, तो वो होता है 30 मिनट, आधे घंटे। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है नॉर्मली सीमेंट का, तो वो होता है 600 मिनट, यानी कि 10 घंटे। ये तुम्हारा एक नॉर्मल आंसर हुआ नॉर्मल कंडीशन में कि जनरली इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 600 मिनट। अब देखो ये सेटिंग टाइम टेस्ट भी बाइकेट ऑपरेटर से करना है। इसमें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है प्रोसीजर में, तुम यहाँ पे देखो, टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड एड अबाउट 0.85 पी। ये जो वर्ड लिखा है यही मैं तुम्हें समझा रहा था। अब इसने मान लो तुम्हारे पास तुम्हारे लैब में तुम्हें टेस्ट करने के लिए किसी भी ठेकेदार ने किसी साइट से या तुम्हारे लैब में तुमको सिर्फ बोला जाए कि ये लीजिए आप सीमेंट का सैंपल, और इस सीमेंट के सैंपल पे आप सिर्फ और सिर्फ सेटिंग टाइम टेस्ट करके बताओ कि इस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है। तो वो सेटिंग टाइम निकालने के लिए तुम्हें तुमसे कंसिस्टेंसी नहीं पूछा गया है, लेकिन तुम्हें तब भी कंसिस्टेंसी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि देखो प्रोसीजर में मान लो तुमने उस सीमेंट का 500 ग्राम का सीमेंट लिया और तुम्हें उसमें बोल रहा है कि तुम्हें 0.85 पी पानी मिलाना होता है। ये एड अबाउट वाटर की बात कर रहा है, एड अबाउट वाटर 0.85 पी, यानी कि 85% ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर। इसका मतलब समझ रहे हो?
कि सबसे अभी तो तुम्हें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ही उसकी नहीं पता, तो तुम किसका 85% लोगे? यानी तुम्हें फिर से, इसके कहने का मतलब तुमसे सिर्फ सेटिंग टाइम पूछा गया है, लेकिन तब भी तुम्हें उस पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम पिछले वाला ही सैंपल लेते हैं, सपोज करो, तो मान लो हमने पिछले वाले सैंपल में हमारा कंसिस्टेंसी जो आई थी वाईकेट से वो 38% थी, नॉर्मल, पिछले वाले सीमेंट सैंपल की। तो वो 38% कंसिस्टेंसी आई है। अगर आप उसी सैंपल का हमें सेटिंग टाइम निकालना हो, तो हमें इस 38% का भी 85% निकालना होगा। 38% का भी 85% निकालना होगा, और उतना पानी मिलाना होगा सेटिंग टाइम के लिए। ये बात समझ में आई? जैसे कि सपोज करो 100 ग्राम सीमेंट, सब मान लो हमने 100 ग्राम सीमेंट लिया है, और 100 ग्राम सीमेंट पे हमने उसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जब निकाली। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने का मतलब कि पानी का अलग अलग ट्रायल मिला करके देखा। जब पानी का अलग अलग परसेंटेज में R% में पानी मिला करके देखा, तो 5 6 7 8 ट्रायल के बाद हमें एक ऐसा रेंज मिला, 38%, एक ऐसा रेंज मिल गया, जिससे हमने देखा कि भाई वो जो वैकेट प्लंजर था, जिसका डाया 10 mm था, वो 33 से 35 mm अंदर पेनेट्रेट कर रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, 38% जो है इस सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकल गई। कहने का मतलब 100 ग्राम सीमेंट में 38 ml, 38 ml पानी अगर मिलाएंगे तो एग्जैक्ट वाटर सीमेंट पेस्ट मिलेगा, एक अच्छा वाटर सीमेंट पेस्ट मिलेगा, जिसपे ना ही पानी ज्यादा है ना ही पानी कम है। अब इसी सैंपल पे, सेम सैंपल पे अगर हमें सेटिंग टाइम भी निकालना होगा, तो जो हमारा 38 ml है, 38 ml का भी 0.85 p, यानी कि 38 ml का भी 85% पानी ही मिलाना होगा, यानी और कम पानी मिलाना होगा। तो जब 38 ml का 85% निकालते हैं, तो वो आएगा 32.3। निकाल करके देख लेना तुम, 32.3। तो यानी 32.3% पानी आप मिलाइए इसमें, और तब सेटिंग टाइम टाइम टेस्ट करिए। तो ये बात समझे? तभी मैं तुमको बोल रहा था कि जब भी तुम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो तुम्हें हर बार करना है। ठीक, ये बात समझ आई? अब जैसे ये 500 ग्राम है, तो ये 500 ग्राम में अगर तुम निकालोगे, अगर 38% मान लो हमारा, मान पिछली बार लेके चलते हैं, तो 38 ही आया। तो हमारा इसमें देख रहे हैं कि कितना आया। अगर अब तुम देखोगे तो इसमें 0.85 p के हिसाब से 161.5 ml, लगभग 162 ml पानी मिलाएंगे। निकाल करके ये देख लेना। तो अब इसमें सेटिंग टाइम की बात करते हैं। तो सेटिंग टाइम में हमें करना क्या है भाई, हमारे पास 2 नीडल होंगी, और सेम प्रोसीजर होगा, केवल नीडल जो है चेंज करेंगे। इस बार भी क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सीमेंट लिया हमने, प्रोसीजर की बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइकेट अपरेटस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेटिंग टाइम, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, किसी किसी जगह पे 500 ग्राम लिखा होता है, IS कोड में 400 ग्राम भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ क्यूब्स ट्रायल के लिए ज़्यादा बनाने हैं कम बनाने हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि 1 ट्रायल से तुम्हारा ये आए। जनरली मान लो हमने आधा किलो यानी 500 ग्राम सीमेंट लिया, और उसमें 0.85 p, मतलब जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी आता है जो उसकी आएगी, उसका भी 85% ही पानी हमने इस 500 ग्राम में मिला दिया, और वापस से करनी, यानी जो हमारा ट्रॉवल है उससे जल्दी जल्दी पानी और सीमेंट को मिक्स करा 3 से 5 मिनट के अंदर। ठीक है, स्टेप वॉच लेकर भी एक स्टूडेंट खड़ा रहेगा, जो कि हमें देखना होगा कि लगभग इतना टाइम तक हम उसको मिक्स करें, 3 से 5 मिनट के बीच में। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है, बस इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए नीडल का साइज अलग हो जाएगा, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए नीडल का साइज अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो नीडल का साइज होता है वो होता है 1 mm। इसमें लिखा नहीं है क्या कहीं पे? ठीक है। अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का डिफिनेशन की बात करें, द टाइम elapsed बिटवीन द मोमेंट दैट द वाटर इज एडेड टू द सीमेंट टू द टाइम दैट द पेस्ट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। देखो ये काफी प्रिसाइज और एक रिटन वे का डिफिनेशन हो गया।
अगर जनरल लैंग्वेज की बात करें तो जिस इंस्टेंट, देखो स्टॉप वॉच लेके तुम खड़े रहोगे और जैसे ही सीमेंट पाउडर में तुमने पानी मिलाया तुम स्टॉप वॉच को ऑन कर दोगे, ठीक है। और तुमने स्टॉप वॉच को जब तुमने ऑन कर दिया, स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद जो तुम्हारा निडल है वो निडल सेम प्रोसीजर करेंगे, और जब वो उतना सेम पेनिट्रेशन, यानी जो हमारा 1 mm, इस बार निडल का साइज वो पतला सुई जैसा होगा, 1 mm का निडल होगा, और उसको पेनिट्रेट कराएंगे। तो जब उसको हम पेनिट्रेट कराएंगे तो वो सेम नीचे से 5 से 7 mm ऊपर, यानी कि 33 से 35 mm पेनिट्रेट कर जाए, तो वो उसकी वहां पर इनिशियल सेटिंग टाइम होगी। देखो जैसे शुरू करेंगे हम, मान लो हमने शुरू में तो अब जैसे 30 मिनट इसका जनरली आता है, तो करेंगे कैसे इस बात को समझो। हमने 500 ग्राम सीमेंट लिया, 500 ग्राम सीमेंट लेने के बाद हमने उसमें जो हमने एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल रखी है कि मान लो 38% उसकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आती है, तो उस 38% का भी 0.85% पानी मिलाएंगे। तो हमने जो भी इसका पानी कैलकुलेट करके आया वो पानी मिलाया, सीमेंट और पानी को जल्दी जल्दी से ट्रॉवल से मिक्स किया, ट्रॉवल से 3 से 5 मिनट में माउल्ड में भर दिया, ठीक है। माउल्ड में भरने के बाद हम जिस इंस्टेंट पे पानी मिलाया है इस इंस्टेंट पे ही एक लड़के ने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया था। और अब क्या करेंगे, हम वो निडल को पेनिट्रेट करा करा कर देखेंगे, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम का निडल है, और उसका डाया कितना है, वो है 1 mm, सुई जैसा है बिल्कुल। तो शुरू में तुम क्या देखोगे कि वो निडल पूरा पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा, जाके नीचे बॉटम से टकराएगा। और ये हम 2-2 मिनट 3-3 मिनट के ट्रायल, 2-2 मिनट तीन, जैसे ही जैसे मान लो 2 मिनट हुआ, वो लड़का उधर से बोलेगा कि हाँ 2 मिनट हो गया, फिर से हम ट्रायल लेंगे, फिर 2 मिनट हो गया, फिर ट्रायल लेंगे, ऐसा करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि 30 मिनट ही है। जैसे मान लो किसी एक सीमेंट का उससे कम भी आ सकता है, किसी एक सीमेंट का उससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। तो जिस इंस्टेंट पर वो निडल पूरा पूरा बॉटम को ना टच करे, बल्कि नीचे से 5 से 7 mm ऊपर रह जाए, यानी ऊपर से टॉप से 33 से 35 mm तक ही सिर्फ पेनेट्रेट करे, वहीं पे हम अपना स्टॉप वॉच रोक देंगे और हम कहेंगे कि ये इस सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम है, ठीक है। जनरली 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 मिनट से कम है तो सीमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी सेट कर रहा है, हमें इतना टाइम तो मिले ताकि हम उस पर काम कर सकें। और अब ये इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो क्यों निकालते हैं कि भाई हमें ना शुरू में जब पानी के साथ सीमेंट मिला रहे हैं तो हमें उसके अंदर एक प्लास्टिसिटी चाहिए। प्लास्टिसिटी कहने का मतलब कि हम उसको जिस शेप में ढालें, जिस आकार में ढालें, वो उस आकार में ढल जाए। जैसे अगर हमें दीवार में प्लास्टरिंग करनी है या दीवार में चिनाई करनी है या फिर हमें कॉलम बनाना है, बीम बनाना है, जिस भी शेप में ढालना है उस शेप में मतलब शुरू में उसमें प्लास्टिसिटी रहे, वो प्लास्टिसिटी लूज ना करे, जिस शेप में हमें यूज करना हो जैसे उस शेप में रहे। और जैसे जैसे उसकी प्लास्टिसिटी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे वो हार्ड एंड सॉलिड होता जाएगा। तो शुरू में क्या होता है, वो मसाला लेबर कढ़ाई में भरते हैं, कढ़ाई में भर के कहीं लेकर के जाते हैं, लेकर के जाने के बाद वो मिस्त्री लेता है, वो ट्रॉवल से या किसी चीज से उसको जहाँ जो मोल्ड है उसमें इनपुट करता है। तो इन सब चीजों में ना टाइम लगता है। तो अगर मान लो किसी सीमेंट की सेटिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट में ही वो सेट हो जा रहा है, अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दे रहा है, तब तो भाई जब तक लेबर ने उस मिक्स को साना, मिक्स किया और मिक्स करके मिस्त्री के पास पहुंचा, हो सकता है यही 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाए। तो कढ़ाई से जब उसने पलटा तो वो बनी हुई कढ़ाई लेके पलट के आया हो और उसमें ट्रैवल अब जा ही ना रहा हो क्योंकि उसने अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी, तो वो तो हार्ड एंड हो गया, तो वो सीमेंट तो बेकार हो गया। यानी हमें इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो मिनिमम तो चाहिए 30 मिनट्स, उससे कम होगा तो हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो डाया ऑफ नीडल है दैट इज वो 1 mm, बाकी प्रोसीजर सेम रहता है। अब फाइनल सेटिंग की टाइम की बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जिसके बाद वो सीमेंट एक कंप्लीटली हार्डेंड हो चुका है, अपना शेप और साइज गेन कर चुका है, अपना स्ट्रेंथ अब वो गेन करता रहेगा जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन होता रहेगा, वो तो 1 साल तक चलता है इंटरनल केमिकल रिएक्शन, लेकिन अब वो हार्ड हो चुका है, अब वो अपना शेप नहीं बदलेगा, वो इट इज कम्प्लीटली सेट, ठीक है।
फाइनली सेट, सेट वर्ड यूज हुआ है ना, तो द टाइम elapsed between the moment the water is added to the cement and the time when the paste has completely lost its plasticity and has attained sufficient firmness to resist certain defined pressure. अब इसमें देखो ये कैसे करते हैं, हमारे पास जो फाइनल सेटिंग टाइम की निडल होती है वो एक चिप मार्क जैसी होती है, जिसका आगे का पॉइंटेड तो एज होता है लेकिन ऊपर जो है उसको 5 mm का बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है उसमें मान लो जनरली हमें पता है कि 10 घंटे सेटिंग टाइम होती है, तो हम मान लो 7 घंटे 8 घंटे के बाद से हम हर 15-15 20-20 मिनट पर वो निडल को नीचे पेनिट्रेट कराते हैं। जब निडल पेनिट्रेट करता है तो उस पे चिप मार्क आ जाता है उस सरफेस पे। जब तक चिप मार्क आता रहेगा तब तक हम कहेंगे कि नहीं अभी ये फाइनली सेट नहीं हुआ, और जब उस पर वो मार्क आना बंद हो जाए तो दैट इज कम्प्लीटली हार्डेंड सरफेस, उसका सेट हो चुका है। इसका अब एक इमेज देखते हैं तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। देखो सबसे बेटर तो ये होता अगर ये तुम प्रैक्टिकल्स लैब में करे होते, और हालांकि ये तुम्हारे पीएमसी का पार्ट है तो तुम्हें ये ऑलरेडी आना चाहिए था, मुझे ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी में नहीं बताना चाहिए था। जैसे देखो ये एक मोल्ड है और यहाँ तुम्हें ये देखो स्मॉल 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 जो ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, इस होल्स से पता लगता है कि हमने इसमें अलग 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 ट्रायल दिए हैं, और जब तक इसमें ये ऐसा मार्क पड़ रहा है तब तक ये सेट नहीं हुआ। जिस इंस्टेंट पर ये मार्क पड़ना बंद हो जाए, जब हम वो निडल पेनिट्रेट कराएं, उसी इंस्टेंट पे हम बोल देंगे कि यही इस सीमेंट की फाइनल सेटिंग टाइम है। ठीक है, और अब अगर इसके निडल की बात करें, निडल कैसा दिखता है फाइनल सेटिंग टाइम का, ये देख लो तुम। देखो ये रहा, ये देखो निडल यूज्ड फॉर फाइंडिंग इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, डाया होता है 1 mm, और वही निडल विथ एन्युलर अटैचमेंट कॉलर बना होता है, और जिसका अगर आगे से डाया देखोगे तो वो 5 mm होगा, वो फाइनल सेटिंग टाइम के लिए यूज होता है। ठीक, और विकाट ऑपरेटर्स में वही, जब हम 10 mm का प्लंजर यूज कर रहे थे तो वो किस लिए था, वो था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। वो प्लंजर कैसा दिखता है, वो देखो वो इस तरह का दिखता है, मोटा सा, मोटा नीडल 10 mm का ये प्लंजर है। यहाँ एक सुई दिख रही है, यानी इस वक्त हम सेटिंग टाइम का टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ एक और इमेज है, शायद ये बड़ा बड़ा होके दिखे, कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखो यहाँ पर इस नीडल का साइज दिख रहा है, ये 1 mm डाया का है। देखो यहाँ पे ये डायल स्केल, इनिशियल सेटिंग टाइम नीडल, दैट इज सीमेंट पेस्ट मोल्ड, यहाँ पे यही सेम डायल गेज। फाइनल सेटिंग में टाइम की बात करें तो फाइनल सेटिंग टाइम में हमें इस डायल स्केल की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल सेटिंग टाइम में हमें सिर्फ इस मोल्ड पे चिप मार्क आ रहा है कि नहीं उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जनरली लैब में जब भी नॉर्मली बीटेक के स्टूडेंट टेस्ट करते हैं तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट नहीं करते, क्योंकि लैब होती है 1 से 1.5 घंटे की, और जिस इंस्टेंट पे हमने पानी मिलाया है उस इंस्टेंट से ही स्टॉप वॉच को ऑन रखना है। जो 30 मिनट्स के टाइम का जनरली हम सेटिंग टाइम इनिशियल तो निकाल लेते हैं, लेकिन 10 घंटे तक कौन वहां पे बच्चा रुकेगा। 8 घंटे 9 घंटे तक वो उसी सैंपल पे टेस्ट करते हैं कि 9 घंटे बाद हम देखते हैं कि चिप मार्क आ रहा है कि नहीं। तो जनरली तुम देखना लैब में जब भी जाके करोगे तो फाइनल सेटिंग टाइम तुम्हें बता दी जाएगा, लेकिन तुम करोगे वहां नहीं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, ये दो टेस्ट और कंसिस्टेंसी, ये तुम्हें काफी हद तक मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। बाकी एक वीडियो जरूर देखना। अब अगला अगले लेक्चर में देखते हैं कि अगले लेक्चर में और टेस्ट कवर करेंगे। तो ये दो टेस्ट अभी करके अभी क्लोज करते हैं ये लेक्चर। अगर मुझे कोई अच्छा वीडियो मिला इससे रिलेटेड तो मैं तुम्हारे गूगल क्लासरूम में उसको भेज दूंगा, लेकिन ये टेस्ट वगैरह देखना जरूर चालू करो, क्योंकि
फिर तुम्हें जब ये और ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि और जब डीप में जाएंगे तो नहीं बात समझ में आएगी।